नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो 24 जून, आज की तारीख है 24 जून 2023 ईस्वी। और वीडियो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो मुझे आपको समझाना है। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो क्योंकि टॉपिक ही इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। छोड़ूंगा तो फिर आपसे मैं झूठ बोलूँगा। तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। और आज बिहार स्पेशल को मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बिहार से संबंधित एक टॉपिक है, लेकिन बिहार मई महीने का, मई 2023 का करंट आज पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं वही बनाने बैठूंगा। काफ़ी लंबा बनेगा वीडियो, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, कंप्लीट मैं करवा दूंगा मई महीने का करंट। फिर हम लोग जून का कर लेंगे, फिर जुलाई का कर लेंगे, फिर अगर समय मिला तो अप्रैल का भी कर लेंगे हम लोग। बस आप लोगों को क्या करना है, बस एक एहसान करना होता है। क्या करना होता है, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उन लोगों के साथ। और नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते, मुझे पता है। लाइक तक नहीं करते हैं, वीडियो पसंद आता है फिर भी नहीं करते हैं। खैर चलिए, मेरा काम अच्छा कंटेंट देना है, आपका काम है देखना। अच्छे से देखिए, पढ़िए, निकालिए एग्जामिनेशन, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं कहाँ पर, अमेरिका। और वहाँ पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, मतलब बहुत स्वागत किया है उन्होंने। स्टेट विजिट का दर्जा दिया गया है। कल मैंने स्टेट विजिट क्या होता है ये मैंने समझा दिया था आप लोगों को, तो उसके बारे में तो दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर बहुत सारा कुछ चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है, अलग अलग टॉपिक्स पर बात हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी भारत आ जाएंगे ना, तब हम उनसे पूछकर पूरा वीडियो बना देंगे। मतलब उनसे पूछ का मतलब जब कंक्लूड हो जाएगा भारत और अमेरिका का संबंध, तब हम लोग उससे संबंधित पूरा वीडियो कर लेंगे। ओके, अगले टॉपिक पर आज चलते हैं। मुख्य टॉपिक जहाँ से है वो उसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो देखिए एक पीटी फैक्ट है। मेंस के संबंधित भी फैक्ट हैं अपने पास बहुत सारे। ओके, बहुत सारे हैं आज। तो क्या है, पहला, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी गई है। भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। एशिया में जो भारत का एशिया की रैंकिंग जारी की गई है, किसके द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, जिसे भारत के 75 यूनिवर्सिटी को जगह दिया गया है। आपका जेपी यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी तो कतई शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बर्बादी कागार पहुंचा दिया उसको बिहार सरकार ने, तो उसकी बात तो हम लोग करेंगे नहीं। दिल्ली के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, दक्षिण भारत के कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो शामिल होते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का कल्चर धीरे धीरे करके सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये सत्य है। देखिए, हायर एजुकेशन तो कम से कम खा ही गई है बिहार की सरकार, बाकी चीज़ों का तो मैं क्या ही बोलूँ। सोचिए ना, 4 साल में बैचलर डिग्री नहीं हो पाता है, अब इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। 7 साल किसी बच्चे को बैचलर डिग्री करने में लग रहा हो। हर जगह आपने उम्र की सीमा लगाई हुई है कि एसआई का फॉर्म भरोगे तो उसमें भी उम्र चाहिए, बीपीएससी भरोगे तो उसमें भी उम्र चाहिए, यूपीएससी भरोगे उसमें भी उम्र चाहिए। आधा उम्र तो उनका बैचलर डिग्री में खा जाते हो, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए स्टूडेंटों से। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि मैं क्या कर दूँ इनके लिए, इसलिए मैं बोल देता हूँ। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी गई है। भारत के 75 विश्वविद्यालय इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया इस लिस्ट में 128वें स्थान पर है। जामिया मिलिया कहाँ पर है, 128वें स्थान पर है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, ये एक टेस्ट लेती है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, जीवन बदल जाएगा आपका। ये टेस्ट किस लिए लेती है, तो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग करवाती है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फ्री में लॉजिंग और फूडिंग सब कुछ फ्री होता है। और आपको पता है, यहाँ अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से करीब में 45 बच्चे यूपीएससी के पीटी क्वालिफाई करके मेंस देते हैं, और 45 में से करीब में 30 से 35 बच्चों का सिलेक्शन हर साल होता है। इतना सटीकता, इतना एक्यूरेसी तो किसी भी देश के संस्थान में नहीं है यूपीएससी को लेकर। हाँ, लेकिन इसमें ये जो इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं जामिया वाले सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं। जो पिछले साल की टॉपर थी लड़की श्रुति शर्मा, वो यहीं से पढ़ी हुई थी। तो कोई अगर इंटरेस्टेड हो यूपीएससी को लेकर तो इसके बारे में गूगल कीजिए, थोड़ा सा हाथ पैर मारिए, पता कीजिए कि कब क्या टेस्ट होता है। अगर इसमें एडमिशन हो जाता है आपका तो किस्मत बदल जाएगी आपकी। फ्री में लॉजिंग फूडिंग और यूपीएससी पास करवाने की गारंटी देते हैं। ये सामान्य चीज़ नहीं है, मुझे लगा बता देना चाहिए आप लोगों को। लंदन बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जामिया ने देश के शीर्ष 10 संस्थानों में प्रवेश करके एक और उपलब्धि हासिल की है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 13 प्रदर्शन संकेतक व मानदंडों पर 31 देश के 669 विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन किया है।
हाल ही में घोषित द टाइम्स, देखिए लिखा हुआ है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 601 से 800वां स्थान दिया गया था। जामिया के कुलपति ने वगैरह बोला कि बहुत ही अच्छा लगा हमें वगैरह वगैरह। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में हायर एजुकेशन की स्थिति को बताइए, क्या उसमें सुधार हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इन रैंकिंग्स का अलग अलग जो जैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, भारत सरकार की रैंकिंग जारी होती है, या टाइम्स हायर की रैंकिंग जारी होती है, इसका रेफरेंस देंगे अपने आंसर में। और रेफरेंस देकर क्या आप लिखेंगे कि कैसे क्या सुधार हो सकता है, किन चीज़ों पर बात करते हैं, किन किन पैरामीटर पर ये रैंकिंग निकलती है। जैसे फैकल्टी को एक पैरामीटर रखते हैं ये लोग, रिसर्च एंड R&D को रखते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को रखते हैं, उसके बाद से छात्रों की क्वालिटी को रखते हैं कि छात्र देश के हैं विदेश के भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रखते हैं ये लोग पैरामीटर। इन सब के आधार पर क्या करते हैं, रैंकिंग नापते हैं यूनिवर्सिटी का, कोचिंग्स का, यूनिवर्सिटी का और कॉलेजेस का। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। तो वहाँ पर आप इसको रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए PT एग्ज़ाम जो होता है, तो PT एग्जामिनेशन में भी कई बार इससे जुड़े हुए फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी तो एक और यहाँ पर न्यूज़ है कि IIT दिल्ली में होगा ओपन हाउस। क्या है ये, JEE एडवांस में चयनित दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए होगा आयोजन। उम्मीदवारों को IIT दिल्ली परिसर की कार्यशैली को जानने का मौका मिलेगा। ये हमारे काम का नहीं है, एक न्यूज़ है ये तो मुखर्जी नगर पता ही होगा आप लोगों को, आग लग गई थी, उसके बाद जो तबाही मचाई है निगम ने मुखर्जी नगर में, सारे पोस्टर वोस्टर सब उखाड़ के फेंक दिए उन्होंने। अगले न्यूज़ पर चलते, टाइम के बर्बाद करना। अगला न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं। आज से ही उनका मिस्र की यात्रा शुरू हो जाएगी, आज या कल से ही है। मिस्र जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अचानक से आपने देखा होगा कि भारतीय विदेश नीति में 2021-22 के बाद से मिस्र की चर्चा अधिक होने लग गई है। ये चीज़ तो आपने गौर किया होगा। हालांकि हमारी नीति, जो हमारा संबंध है, ये इतना नया नहीं है। हम नाम के दौर से, नाम क्या है, नॉन अलायंस मूवमेंट, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने चलाया था, उसके ज़माने से हम लोग जुड़े हुए देश हैं। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लड़े हैं, मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े हैं। और स्वेज नहर जैसे मुद्दों को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी ने सपोर्ट किया था मिस्र की सरकार का। दरअसल में था क्या ना, कि स्वेज नहर का निर्माण ब्रिटेन ने करवाया था, तो ब्रिटेन उस पर अपना कब्जा करवा रही थी कि ये स्वेज नहर हमारे कब्जे में ही होगा, स्वेज नहर मिस्र को नहीं सौंपेंगे। मिस्र ने उसको हथिया लिया था। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय में मिस्र को सपोर्ट किया था, क्योंकि हम एक जो नए नए देश बन रहे थे, औपनिवेशिकता से मुक्त हुए देश बन रहे थे, हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, हम एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने सपोर्ट भी किया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र यात्रा से आज से शुरू होगा और अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। और मैं क्या करूंगा, मिस्र से जुड़े हुए हमारे जो भी संबंध है, ऐतिहासिक सब कुछ हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले मिस्र का मैप देख लीजिए क्या है। देखिए ये लाल सागर है और ये मेडिटेरियन सी है, दोनों को टच करती है ये देश। और यहाँ पर ये स्वेज नहर है, स्वेज कनाल जिसको कहा जाता है। ओके, इसकी राजधानी क्या है, कायरो, जिसको कायरो ही है बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में काहिरा बोल देते हैं कई सारे लोग। और इसके बारे में BPSC ने 65वीं BPSC में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था, 65वीं या 66वीं में पूछा था कि ये बताइए कि इजराइल के साथ नॉर्मल संबंध बनाने वाला पहला अरेबियन कंट्री कौन सा था, मतलब इजराइल को स्वीकृत करने वाला पहला अरेबियन कंट्री कौन सा था। तो ये इजिप्ट ही था। 1960 के दशक में इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अरब प्रायद्वीप का मतलब अरेबियन कल्चर और अरब से जुड़े हुए देशों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है ये। इसका कल्चर जो है वो भारत के ही सिंधु सभ्यता समकालीन है। मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता जो आप पढ़ते हैं, या मिस्र की सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं, ये भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के कंपेयर में ही उतना ही पुराना है ये। और इसकी कुछ ज्योग्राफिकल इसको एडवांसमेंट मिला हुआ है। देखेंगे अगर आप तो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बैठा हुआ ये देश है। और नील नदी की सभ्यता, नील नदी जो है ये इसके सभ्यता का प्रमुख वाहक का काम करती है। नील नदी के कारण ही मिस्र में जीवन संभव हो पाता है। नील नदी को मिस्र के जीवन रेखा की संज्ञा भी दी जाती है। बहुत सारा फैक्ट मैंने बताया। अभी मैं आपको इससे जुड़े हुए जो हमारे संबंध हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए भारत और मिस्र संबंध का इतिहास क्या है, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। विश्व की दो पुरानी सभ्यताओं भारत और मिस्र के बीच संपर्क का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसका पता सम्राट अशोक के समय से लगाया जा सकता है। अशोक के अभिलेख में टॉलमी द्वितीय के तहत मिस्र के साथ संबंध का उल्लेख है। टॉलमी द्वितीय जो सम्राट अशोक हैं, महान अशोक जो हैं, उनके जो हमारे पास अभिलेख हैं उसमें भी हमें मिस्र का जिक्र मिलता है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगलुल
अगर आपने यूपीएससी का ऑप्शनल हिस्ट्री वगैरह रखा होगा तो उसमें मिस्र का इतिहास भी पढ़ना होता है गुरु। ऑप्शनल में सवाल पूछे जाते हैं मिस्र के इतिहास से जुड़े हुए। तो साद जगलूल का नाम वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, का साझा लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 18 अगस्त 1947 को राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंध की स्थापना की संयुक्त रूप से घोषणा की गई थी। वर्ष 1955 में भारत और मिस्र ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। वर्ष 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। वर्तमान में आपको एक देश इसमें से मैप पर नहीं मिलेगा, यूगोस्लाविया आपको मैप पर नहीं मिलेगा। इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया था, यूरोप में अलग अलग छोटे छोटे देशों में बट गया था ये। तो नाम के मूवमेंट की जो शुरुआत की थी प्रधानमंत्री किसने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो उसमें मिस्र भी एक शामिल था। ये तो पता चल गया हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको पता होना चाहिए। 12th का राजनीतिक इतिहास जो विश्व इतिहास करके 12th में पॉलिटिकल साइंस की बुक है विदेश नीति में, तो वो स्टैटिक पोर्शन है आपके आईआर का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। वर्ष 2016 में भारत और मिस्र ने राजनयिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक सहयोग, लोगों के बीच संबंधों के सिद्धांत पर एक नए युग के लिए नई साझेदारी बनाने के अपने इरादों को रेखांकित करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। और 2023 ईस्वी के जो हमारा 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस था, उस दिन हमारे जो गेस्ट थे वो मिस्र के राष्ट्रपति ही थे गेस्ट हमारे। ओके, वर्तमान परिदृश्य क्या है? इस वर्ष की बैठक के दौरान भारत और मिस्र दोनों द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में बेहतर बनाने पर सहमत हुए हैं। स्ट्रैटेजिक हम लोग बनाना चाहते हैं अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के मोटे तौर पर 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से रणनीतिक साझेदारी में शामिल होते हैं? राजनीति, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक, शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को हम बढ़ाना चाहते हैं। भारत और मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच विषय सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण तथा सह निर्माण के सुविधा हेतु 3 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। उसके बाद से क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ओआईसी में भागीदारी। ओआईसी क्या है? तो भारत और मिस्र के मुस्लिम बहुल देशों के बीच एक उदार इस्लामी देश के रूप में और इस्लामिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में एक भागीदार के रूप में देखता है। ओआईसी का सदस्य कौन है? तो ओआईसी के सदस्य है मिस्र, और मिस्र और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। लिबरल इस्लामिक कंट्रीज़ के तौर पर हम देखते हैं, इसलिए भी हमारे संबंध अच्छे हैं। आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर भी हम एक हैं। इस गणतंत्र दिवस की बैठक के दौरान भारत और मिस्र ने विश्व भर में फैल रहे आतंकवाद को लेकर चिंता व्यक्त की, क्योंकि यह मानवता के लिए सबसे बड़ा गंभीर खतरा है। नतीजतन दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा, अरब स्प्रिंग, इससे ये पूछ चुका है बहुत सारे मेंस एग्जामिनेशन में। अरब स्प्रिंग बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्या है ये? देखिए, अरब के जितने भी देश हैं, सऊदी अरब, यूएई हो गया, आपका बहरीन हो गया, कतर हो गया, मिस्र हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, ये सारे देश जो हैं यहाँ पर तानाशाहों का शासन हुआ करता था, लीबिया वगैरह सब जगह। अरब स्प्रिंग हुआ क्या? ट्यूनीसिया नामक एक छोटा सा देश है, वहाँ पर एक फल विक्रेता को राजा के सिपाही आए, तानाशाह के सिपाही आए, उठाकर ले गए और मार दिया उसको। उसके बाद ट्यूनीसिया से एक छोटी सी क्रांति शुरू हुई, जिसने क्या किया, पूरे अरब कंट्रीज़ में जो सत्ता थी, तानाशाहों का जो शासन था, उस सब को उखाड़ कर फेंक दिया। कुछ देश सुरक्षित रह गए उससे। कौन कौन से? यूएई सुरक्षित रह गया, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ये सब सुरक्षित रह गए, क्योंकि इन सब को अमेरिका की पनाह मिली हुई थी। तो ऐसा ही तख्तापलट कहाँ पर हुआ था? मिस्र में भी हुआ था, जहाँ पर उसके शासक जो थे उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। वहाँ पर जो पोलिंग हुआ था, मतलब चुनाव हुआ था, तो उसके लिए वोटिंग मशीन भी हम ही ने दिया था उनको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो हमसे मांग कर ले गए थे यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने आपको क्या बताया है, वहाँ का राजनीतिक इतिहास जो है वो कुछ साल पहले ही बदल गया है बिल्कुल। अब वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें काम करती हैं मिस्र वगैरह में, इसलिए भी हमारे संबंध और भी अच्छे होने शुरू हो गए हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि दोनों देश रक्षा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश की वायुसेना ने 1960 के दशक में लड़ाकू विमानों के विकास पर सहयोग किया और भारतीय पायलटों ने 1960 के दशक से 1980 के दशक के मध्य तक मिस्र के समकक्ष पायलटों को प्रशिक्षित भी किया है। हमने वहाँ के पायलटों को ट्रेनिंग भी दी है। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना दोनों ही फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट का उपयोग भी करते हैं। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें अभ्यास में भाग लेने और प्रशिक्षण में सहयोग करने का फैसला लिया गया है। भारतीय सेना और मिस्र के सेना के बीच पहला संयुक्त विशेष बल अभ्यास
अभ्यास चक्रवात 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में मतलब संपन्न हुआ था। ये सांस्कृतिक संबंध क्या है, तो 1992 में काहिरा में मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर की स्थापना हुई। यह केंद्र दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ मिस्र के लोग बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने यहाँ के गाने को, फिल्मों को, खाने को, इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अरब के सारे ही देशों में इंडियन कल्चर को फेमस मतलब पसंद करते हैं। खासतौर से हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सेंट्रल एशिया के देश चले जाएं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब देशों में या अरब कंट्री चले जाएं तो वहाँ पर हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं इनकी पूछ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं और मूवी और गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो लोग, है ना। तो इसलिए भी हमारा एक कनेक्टिविटी है उनसे इंडियन कल्चर को लेकर। मिस्र के समक्ष चुनौती कौन सी है? मिस्र की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों महामारी में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संकटपूर्ण रही है, जिससे मिस्र के द्वारा रूस और यूक्रेन से आयात किए जाने वाले 80% खाद्यान्न की आपूर्ति मिस्र के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित कर रही है। और भारत क्या करेगा? भारत ने गेहूं निर्यात करना शुरू कर दिया मिस्र को। मिस्र द्वारा भारत से मेट्रो परियोजनाओं, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र और स्वेज नहर में दूसरा चैनल, मिस्र में एक नई प्रशासनिक राजधानी सहित बुनियादी ढांचों में निवेश हेतु सहयोग की मांग की जा रही है और भारत इन चीज़ों को लेकर मिस्र को सहयोग कर रहा है। 50 अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र में 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स अधिक का निवेश किया है। तो ये मैंने आपको मिस्र से जुड़े हुए कुछ चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हम दोनों देश कर रहे हैं और इसका जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये आप ज़रा सर्च कीजिए गूगल पर और उसको सामने लिख कर चिपका लीजिए, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछ सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो भारत और अमेरिका में जो हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए वो यात्रा तो हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का जो प्रधानमंत्री ने उपयोग किया है वो मुझे आपको बता देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है पीटी वगैरह में। कल मैंने आपको बता दिया था मेड इन इंडिया हीरा के बारे में, हीरा जो लैब में बनाया गया उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से कल बताया था, पूरा प्रोसेस भी समझाया था कि कैसे ग्रेफाइट से हम लोग हीरा बना ले रहे हैं। कार्बन का सबसे सस्ता अपरूप से सबसे महंगा अपरूप हम लोग बना ले रहे हैं। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो ये झारखंड का एक रेशमी धागा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। झारखंड के गोड्डा जिले के भगैया और सरायकेला के कुचाई के तसर सिल्क की देश भर में मांग है। देश में तसर सिल्क के उत्पादन 50% से अधिक है। झारखंड के रेशम की हिस्सेदारी, देश में अगर 100 रेशम के उत्पादन होता है तो उसमें 50 रेशम कहाँ पर उत्पादित होता है? अपने बगल के छोटे से जो अपना दक्षिण में राज्य है झारखंड, वहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका दौरे के क्रम में वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन को उपहार में तसर सिल्क भेंट कर झारखंड से अमेरिका का नाता जोड़ दिया है। झारखंड का तसर सिल्क अपनी विशेष गुणवत्ता और चमक के कारण अलग पहचान रखता है। देश के तसर सिल्क के उत्पादन यहाँ के तसर का 50% शामिल है। मतलब टोटल सिल्क उत्पादन में नहीं है, टोटल सिल्क उत्पादन में तो असम, कर्नाटक और जो बिहार में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उत्पादन, वो लोग भी आ जाएंगे। लेकिन तसर सिल्क जितने भी उत्पादित होते हैं उसमें 50% हिस्सेदारी किसकी है? तो झारखंड की है। अलग अलग तरीके के रेशम होते हैं, मैं सब समझाऊंगा अभी आपको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ के रेशम से बनी साड़ियाँ और अन्य कपड़े अब काफ़ी डिमांड में हैं। देश के विभिन्न शहरों के अलावा विदेश में भी इसकी आपूर्ति होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत और ब्रिटिश गैजेटियर में भी क्या लिखा हुआ है? संताल परगना के भगैया सिल्क का जिक्र है। संताल परगना के भगैया सिल्क का चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में। उसने भी जिक्र किया हुआ है, ब्रिटिशर्स ने तो जिक्र किया ही हुआ है। लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग इसको पहनते थे। एक और ख़ास यहाँ पर फैक्ट है, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाता है कुचाई का रेशम। सरायकेला की कुचाई का तसर सिल्क अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस रेशम के निर्माण के क्रम में रेशम के कीट को मारे बगैर उससे धागा निकाला जाता है। इस कारण जैन समाज के लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। रेशम बनाने के क्रम में ना होता क्या है कि रेशम जब हम बना लेते हैं तो इन कीड़ों को क्या किया जाता है? गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिल्क बनाया जाता है ना, ये अहिंसा सिल्क के नाम से इसीलिए जाना जाता है। और जैन लोग जो होते हैं वो तो जुनूनी होते हैं अहिंसा के मामले में। वो तो सब्जी तक नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें भी मानते हैं कई बार जो जीव की हत्या हो गई होगी, क्या पता इसके उत्पादन में। तो इतना ज़्यादा वो जुनूनी होते, इसीलिए वो इस सिल्क का उपयोग करते हैं। इसलिए इसको अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब सिल्क के बारे में कुछ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि रेशम क्या है। रेशम रासायनिक भाषा में रेशमी कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा
निकाले जाने वाला एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरण यानी सबसे पहले अंडा, फिर इल्ली, फिर प्यूपा, फिर शलभ से निर्मित होता है। ओके, रेशम प्राप्त करने के लिए इनके जीवन चक्र में कोकून के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का तंतु निकल आता है और इसका उपयोग वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। व्यावसायिक महत्व के दृष्टिकोण से रेशम की कुल 5 किस्में होती हैं जो रेशम की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न खाद्य पौधों पर पलती हैं। सहतूत, ओक तसर, उष्णकटिबंधीय तसर, मूंगा और ईरी, यही रेशम के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। भारत में इन सभी प्रकार के वाणिज्यिक रेशम का उत्पादन होता है। भारत कुछ उन चुनिंदा दुनिया के देशों में है जहां पर पांचों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ओके, सहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर सहतूती किस्मों को सामान्य रूप में वन्य कहा जाता है, वन्या कहा जाता है। रेशम का वितरण क्या है? विश्व का 90% से अधिक रेशम एशिया में उत्पादित होता है, जिसमें चीन और भारत का नाम आता है। रेशम उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है और साथ ही भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में सहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः राज्य देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या पूछेगा कि निम्न में से किन किन राज्यों में रेशम का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और फिर आप देखेंगे छत की तरफ, पंखा की तरफ देखेंगे कि कुछ है उसमें लिखा हुआ कि नहीं, लेकिन उस पर तो कुछ नहीं लिखा रहता है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, जबकि गैर सहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ओके, वर्तमान में 26 रेशम उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों में से केवल 17 के पास ही अलग विभाग या रेशम कीट पालन का निदेशालय है। रेशम उत्पादन, कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। सेरीकल्चर तो पता ही होगा। रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है जिसमें बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम के उत्पादन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? रोजगार सृजन की पर्याप्त क्षमता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, कम समय में अधिक आय, महिलाओं को अनुकूल व्यवसाय, समाज के कमजोर वर्गों के लिए आदर्श कार्यक्रम, पर्यावरण अनुकूल कार्यकलाप, समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति की हो सकती है। अब बनारसी सिल्क, बनारस के जारी वगैरह से ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। बहुत सारा जो रेशम का अलग अलग ब्रांड भारत में बिकता है। मैंने रेशम के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? देखिए, अगला टॉपिक पीटी फैक्ट से संबंधित है। आम्बुबाची मेला, इसका मुख्य रूप से ये त्यौहार कहाँ पर आयोजन होता है? तो ये आपका असम के जो कामाख्या कामरूप है, कामाख्या माता का मंदिर है, वहाँ पर ये आयोजित होता है। कामाख्या माता का जो मंदिर है ये बहुत ही अलग है, मतलब कि हिंदुइज्म में कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कामाख्या कामरूप वैसा मंदिर है। सामान्य तौर पर होता क्या है, हमारे समाज में जो टैबू बन गया है, जिसमें क्या है कि महिलाओं के जो उनकी साइकिल होती है, मासिक धर्म होता है, उस दौरान उनको अपवित्र माना जाता है, अलग अलग चीज़ों के लिए उनको वर्जित कर दिया जाता है। लेकिन कामाख्या जो मंदिर है माता का, कामाख्या जो मंदिर है, यहाँ पर माता का जो मासिक धर्म होता है उसी का उत्सव मनाया जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये शक्तिपीठ होता है। शक्तिपीठ क्या होता है पता ही होगा। सतीपीठ जिसको कहा जाता है कि सती स्थल है, जहाँ पर जो शिव भगवान की पत्नी थी उनके शरीर के अलग अलग अंग गिरे थे, वहाँ पर पवित्र स्थल बन गए थे। बिहार में भी एक है आपका, जो मधुबनी जिला में है ना। तो उसी प्रकार से ये आम्बुबाची मेला मनाया जाता है। मुख्य रूप से असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मनाया जाता है। ये त्रिपुरा का फोटो है जिसमें महिलाएं एक दूसरे के ऊपर सिंदूर लगाती हैं, और जो मैंने बताया है उसी का प्रतीक होता है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में शुक्रवार को आम्बुबाची उत्सव के दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं। मुख्य रूप से यह उत्सव जून में असम में मनाया जाता है, जब माता कामाख्या ऋतुमती रहती है। इस दौरान ही उनका पीरियड आता है, इसी दौरान उनको मनाया जाता है इस त्यौहार को। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टैबू बनाया गया हमारे धर्म में अंधभक्तों के द्वारा इन चीज़ों को लेकर। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसका उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान माता के मंदिर कपाट बंद रखे जाते हैं। अब 26 जून को खोले जाएंगे। नीलांचल पर्वत पर स्थित मंदिर पर पहुंचने वाले तीर्थयात्री रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनकर प्रार्थना और क्या करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ये आप समझ गए आम्बुबाची मेला कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो ये मुख्य रूप से असम के कामरूप कामाख्या का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इसको अलग अलग राज्यों में भी, जैसे बंगाल में भी मनाया जाता है, त्रिपुरा वगैरह में भी इसको मनाया जाता है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग।
अगला टॉपिक क्या है, देखिए देश में ही बने नागरिक विमान। देखिए इसको तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्या है ये तो ये अलग न्यूज़ है। इस न्यूज़ को मैं बता के दरअसल में है क्या, कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दुनिया भर के देश, दुनिया भर की कंपनियां चाह रही हैं कि हम भारत में अपने अपने विमान उद्योग को प्रसारित करें। क्यों है भाई ऐसा, क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत में विमानन का जो क्षेत्र है ना, हवाई जहाज़ यात्रियों की संख्या जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। देश में छोटे छोटे, जैसे दरभंगा में एयरपोर्ट जब से खुला है, मैं आपको बताता हूँ, कोलकाता जोन में आता है दरभंगा का एयरपोर्ट। कोलकाता जोन में यात्रियों की संख्या में छोटे शहरों की संख्या में उसने पटना एयरपोर्ट तक को पछाड़ दिया, इतने अधिक यात्री वहाँ पर आने लग गए थे। तो क्या है, भारत में विमान उद्योग बूम कर रहा है। तो अब इन्होंने बोला है कि जैसे कुछ दिन पहले ही ऐलान हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश के सबसे विमानन कंपनी इंडिगो ने घोषणा की है कि वो यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस से 500 विमान खरीदेगी। इंडिगो ने ऑर्डर किए हैं। इसके पिछले 480 विमानों के ऑर्डर की आपूर्ति 2025 तक पूरी हो जाएगी। वहीं इस नए ऑर्डर की 2030 तक होगी। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि हमारे देश के जो अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे इंडिगो हो गई, स्पाइस जेट हो गई, या विस्तारा है, या अलग अलग कंपनियां, ये क्या कर रही हैं, ये बाहर के देशों से बड़ी भारी मात्रा में विमान को खरीद रही हैं। एयरबस हो गया या अलग अलग जो फ्रांस की, ब्रिटेन की कंपनी है। हमारे देश में विमान उद्योग, विमान बनाने का उद्योग आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इंजन तो कम से कम नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम उसको असेंबल कर लेते हैं छोटे मोटे उद्योग के लिए, छोटे मोटे विमानों को, लेकिन हमारे यहाँ विमान उद्योग ना के बराबर में है। तो इन्होंने बोला है कि देश में ही क्यों ना बने नागरिक विमान भाई। क्यों ना हम, जैसे हम बोलते हैं कि फाइटर जेट हम देश में बनाएंगे, तो हम सिविल विमान की बात क्यों नहीं करते हैं? इतना ज़्यादा पैसा हमारा बाहर क्यों जा रहा है? क्यों ना हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिले? क्यों ना हम इन चीज़ों पर ध्यान दें? इसके कारण से ये चर्चा में है। और कौन सा चीज़ चर्चा में है? विमान उद्योग बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि भारत में विमानन को लेकर कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस प्रकार ये बूम कर रहा है, यात्रियों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्यों पूरी दुनिया का ध्यान भारत के विमान उद्योग की तरफ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। ओके, देखिए नया नया आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू सब में, तो उसी को कंक्लूड करके एक वेबसाइट पर मुझे मिल गया, तो उस वहाँ से मैं ले आया हूँ आपके लिए कि मार्च 2023 में घरेलू हवाई वाहकों ने 13 मिलियन यात्रियों को हवाई सेवाएं दी हैं। 13 मिलियन। छोटे मोटे यूरोपीय देश की आबादी इतनी है जितने लोग हमारे हवाई जहाज़ में उड़ रहे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनी है उतने एक दिन भारतीय रेल में सफ़र करते हैं। तो इतने सारे लोगों को भारतीय विमान उद्योग ने अपनी सेवाएं दी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024 में ही भारत में 140 मिलियन से अधिक यात्रियों का भार होगा। भारत को अगले 20 वर्षों में प्रतिवर्ष 1.3 बिलियन से अधिक यात्रियों की संभावना है। वर्तमान में देश में कितने 148 हवाई अड्डे हैं। सीट क्षमता के मामले में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 56.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो घरेलू बाजार का अग्रणी हवाई वाहक है। इंडिगो का विमान जो होता है और इनका फैसिलिटी भी अच्छा रहता है, इंडिगो से कई बार किया है मैंने सफ़र, अच्छा रहता है इनका। तो इनकी पहुंच सबसे ज़्यादा है। देश में कितना 56.8% बाजार हिस्सेदारी इन्होंने कैप्चर किया हुआ है गुरु, है ना। अगला क्या लिखा, उसके बाद विस्तारा एयर इंडिया का स्थान आता है। एयर इंडिया और विस्तारा उसके बाद आते हैं। एयर इंडिया तो महाराजा हो गई, आपकी सबसे महंगा टिकट बेचती है ये, लेकिन अब जब से टाटा के हाथ में आई है थोड़ी सी अच्छी चल रही है ये। क्या भारतीय उड्डयन क्षेत्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य है? पॉइंट्स को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि भारत में विमान उद्योग संबंधी चुनौती और संभावनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि भाई कितने एयरपोर्ट हैं, कितने यात्रियों ने विमान में अभी सेवाएं ली हैं। एक आंकड़ा ध्यान में भी रहेगा ना कि ठीक है भाई 13 मिलियन लोगों ने ली है, 140 बिलियन हो सकते हैं अगले आने वाले समय में, तो आप लिख देंगे तो आपको अंक अधिक मिलेगा। ओके, पहला क्या है, देखिए व्यवहारिक पूछा है कि नहीं। उच्च प्रतिस्पर्धा। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते उड्डयन क्षेत्रों में चिन्हित किए जाने के बावजूद देश की एयरलाइनों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और कठोर उड्डयन उद्योग में अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ हमारा विमान उद्योग इतना बूम कर रहा है, लेकिन जेट एयरवेज जो है कुछ साल पहले बंद हो गया, जेट एयरवेज जैसी कंपनी। और स्पाइस जेट को कुछ दिनों के लिए डाउन कर दिया था। हमारा जो इससे जुड़ा हुआ प्राधिकरण, उसने बोला था कि इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही थी, इतना ज़्यादा विमानों में खराबी सामने आ रही थी कि उन सबको नीचे कर दिया कि भाई अभी काम करो, अपना विमान सही करो। तो अच्छे विमान की भी हमें ज़रूरत है। महामारी के कारण भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वित्तीय कठिनाइयाँ भी हैं। घरेलू और क्षेत्रीय दोनों श्रेणी की 17 एयरलाइन वित्तीय कठिनाई के कारण व्यवसाय से बाहर हो गई। ऐसा मुख्य रूप से तरलता की कमी और टिकट की कम कीमतों के कारण हुआ है। आजकल तो टिकट बहुत महंगा हो गया है। और संगत बाजार हिस्सेदारी। टाटा एयर इंडिया और विस्तारा सहित 4 हवाई वाहकों का समेकन किया गया है। टाटा ने क्या किया, विस्तारा सहित छोटे छोटे बहुत सारे को मर्ज कर दिया है। अब टाटा का जो प्लानिंग है वो देखना, देश में वो एमिरेट्स जो चलते हैं ना, यूरोप, सऊदी अरब और यूएई के जो कंपनियां हैं एमिरेट्स,
उनके कंपेयर में ये आ जाएंगी टाटा की कंपनी। समेकित एयर इंडिया और इंडिगो 75 से 80% बाजार पर कब्जा कर लेंगे, जिससे स्पाइस जेट और नवीनतम प्रवेशी आकाशा जैसे खिलाड़ियों के लिए महज 20% बाजार बचेगा। आकाशा पता ही आपको नई नई विमान सेवा आई है और ये अच्छी सर्विस दे रही है ना, और सस्ती टिकट बेचती है। इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है कि ये सस्ती टिकट बेचती है आकाशा। भारतीय एयरलाइन क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौती, एटीएफई लागत। भारत में हवाई किराया लाभ और लाभ स्थिति से 15% नीचे है। भारी कर युक्त एविएशन टरबाइन फ्यूल वाहनों के लिए एकल सबसे बड़ा व्यय है, जो परिचालन व्यय के 40 से 50% तक का निर्माण करते हैं। एटीएफ पर कर भी लेते हैं। कुछ भारतीय राज्य जेट ईंधन पर 30% तक कर लगाते हैं, जो छोटी एयरलाइन के लिए छोटे उड़ान मार्गों को लाभहीन बना देता है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन इस मार्ग पर कम किराए की पेशकश करती हैं, लागत को कम करने के लिए अपने आकार का लाभ उठाती हैं। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति में विद्यमान समस्याएं भी अभी भी। उसके बाद से क्या है, उच्च लीज लागत भी है। डॉलर रुपये की अस्थिरता के कारण भी इनको काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको डिटेलें पता चल जाए। उच्च सेवा शुल्क और टिकट का कम मूल्य भी एक बड़ी समस्या है। टिकट का ज़्यादा मूल्य होता है तो भारत के लोग खरीदना छोड़ देते हैं। अभी तो एसी फर्स्ट का अगर आप टिकट लेंगे तो करीब में पड़ता है 4000 के आसपास, और विमान का टिकट करीब में पड़ता है 5500 के आसपास में। जो नॉर्मल दरभंगा पटना या दरभंगा पटना नहीं, दिल्ली पटना, दिल्ली दरभंगा की मैं बात बता रहा हूँ, इतना के आसपास पड़ता है अलग अलग जगहों पर। तो इसीलिए कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि ट्रेन से अच्छा विमान में चले जाओ। और जैसे विमान का महंगा होगा लोग क्या बोलेंगे, हम एसी फर्स्ट का लेकर नहीं चले जाएंगे क्या। उड्डयन क्षेत्र के लिए सरकार के कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो जीएसटी की दर घटा दी है भारत सरकार ने। घरेलू रखरखाव, मरम्मत, ओवरऑल सेवाओं के लिए जीएसटी के 18% से घटाकर 5% कर दी है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन 3.0 के तहत प्रदत्त लाभों को नागरिक उड्डयन क्षेत्र तक विस्तारित किया गया है। उड़ान योजना भी चलाई है, उड़े देश का आम नागरिक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हो, कुशल हवाई क्षेत्र प्रबंधन, छोटे मार्ग, कम ईंधन खपत के लिए भारतीय वायुसेना के समन्वय में भारतीय हवाई क्षेत्र में मार्ग युक्तिकरण भी किया गया। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, लेकिन उसको किसको दे दिया गया, भारत सरकार को दिया गया कि आप नागरिक यहाँ से सेवाएं ले सकते हैं, सिविलियन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कारण आपको बता दिए हैं कि क्यों बूम कर रहा है हमारा विमान उद्योग, और कुछ उसके आपको दिक्कतें भी बताई हैं, चुनौती भी बता दी है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक पीटी फैक्ट है। हिंदी के लिए अतुल को मिला है युवा और सूर्यनाथ को बाल साहित्य पुरस्कार। कई बार साहित्य पुरस्कार से सवाल पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत के युवा पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। ओडिशा में युवा पुरस्कार व कश्मीरी में बाल साहित्य पुरस्कार अभी उपलब्ध नहीं है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। हिंदी के लिए युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय के उपन्यास चांदपुर की चंदा को दिया गया है। नोट डाउन कर लीजिए किताब सहित इस लेखक के नाम को। अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी की पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए दिया गया है। उस सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू चोलाज, इसके लिए दिया गया है अनिरुद्ध कनिसेट्टी को। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है, पंजाबी के लिए संदीप की कविता संग्रह चित्त दा जुगरीफिया व उर्दू के लिए किसको दिया गया है, तौसीफ बरेलवी की कहानी संग्रह जहन जाद को पुरस्कार दिया गया है। हिंदी बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप, अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, पंजाबी के लिए गुरमीत कडियालवी की पुस्तक सूची दी गई है। इन सभी को पुरस्कार दिया गया। बाल साहित्य का अलग है, यहाँ से देखिएगा बाल साहित्य का है, ऊपर हिंदी साहित्य और अलग अलग साहित्य के लिए था। ओके, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उर्दू के लिए मतीन आंचलपुरी की पुस्तक ममता की डोर को पुरस्कार दिया गया है। युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और 50,000 की सम्मान राशि आयोजित की जाती है, मतलब दी जाती है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। 20 युवा लेखकों के पुरस्कार पुस्तकों और 22 बाल साहित्यिकों के लिए पुरस्कार को अनुमोदित किया गया है। मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत भाषा के लिए युवा पुरस्कार बाद में घोषित किए जाएंगे। इस वर्ष ओडिशा भाषा में पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। मणिपुर में बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। इस वर्ष कश्मीर में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। इनको भी मिला है युवा पुरस्कार। असमिया जिंटू गीतार्थ मन मोरा तोरा कहानी, और इन सबको मिला है। देखिए, मुख्य रूप से अपने लिए क्या है, हिंदी वगैरह से पूछा जाता है, बाकी अलग अलग भाषाओं में तो बहुत सारे दिए जाते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हिंदी में किसको मिला है और उर्दू में देख लीजिएगा, और बिहार के कोई हो तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। ओके, ये मुझे बताना था, ये पीटी फैक्ट में बहुत बार पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है ये क्या है, इससे जुड़े हुए मैपिंग मैं करवाऊंगा आपको। 350 पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो मारे गए हैं। कहाँ पर, तो आपका ये जा रही थी लीबिया से सी जा रही थी, कहाँ पर, ग्रीस जा रही थी।
लेकिन बीच में पलट गई और बहुत सारे लोग मारे गए हैं वहाँ पर। 350 तो पाकिस्तान के लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मारे गए हैं वहाँ पर। ये पलट गया है। देखिए 5 उद्योगपति अमीर लोग मरे हैं। टाइटैनिक देखने गए थे वो लोग, एक्सप्लोरर थे वो लोग। तो कितना ज़्यादा हाई तौबा मचा हुआ दुनिया में। और ये गरीब लोग हैं जो तरह तरह के चीज़ों को कर कर एक से दूसरे देश भागते रहते कि उनका जीवन अच्छा हो जाए। 350 लोग मरे हैं, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है इनको। इसलिए पैसा ज़रूर कमाइएगा जीवन में, बाकी कुछ कमाएं ना कमाएं। ओके, चलते हैं, इसको देख लेते हैं। मेडिटेरियन सी का हम लोग क्या देखेंगे, मैप देख लेते हैं। देखिए ये है मेडिटेरियन सी का मैप। इसको, ये जो देश हैं इसको याद करने का ट्रिक कौन सा है, मेटल। अफ्रीका के देश जो लगते हैं इससे, उनको मेटल। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये ध्यान में रहेगा, मेटल। इधर से याद करने का है लिस्ट, तुर्की, लेबनान, इजराइल, उसके बाद से साइप्रस। साइप्रस नहीं, सीरिया होगा, सीरिया होगा। कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लेबनान, LIST होगा ना, LIST। तो लेबनान, इजराइल, सीरिया और तुर्की, ये देश लगते हैं। ये ग्रीस है, यहीं पर ये लोग जा रहे थे लीबिया से चढ़कर। ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये जिब्राल्टर की जल संधि है और ये बॉस्फोरस की जल संधि है जो तुर्की के बीच से आती है। ये बॉस्फोरस की जल संधि जो ब्लैक सी को किससे जोड़ती है, मेडिटेरियन से। और मेडिटेरियन सी को अटलांटिक से कौन जोड़ती है, तो जिब्राल्टर की जल संधि जोड़ती है। ये स्पेन है, ये मोरक्को है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आप एक बार मैपिंग ज़रूर कीजिएगा। यूरोप के कौन कौन से देश हैं ये तो देख ही रहे, बहुत सारे देश हैं, उसको याद करना इम्पॉसिबल होता है, उतना ज़्यादा नहीं याद रहेगा। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इटली है, ग्रीस है, उसके बाद स्पेन है, फ्रांस है, अलग अलग जो बड़े बड़े देश हैं उनके बारे में तो कम से कम ध्यान में रखेंगे, जिससे आप एलिमिनेट कर लेंगे वहाँ पर अपने आंसर में। ओके, अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए किससे जुड़ा हुआ है। अगला है कि नाटो विंड्स अप इट्स लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज इन यूरोप। नाटो यूरोप में सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हो, बस मैं नाम बता दूंगा। द जर्मन लेड डिफेंडर 23 नाम है इस एक्सरसाइज का। एयर एक्सरसाइज है, इसमें 250 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 25 नाटो पार्टनर नेशंस भाग लेंगे। जापान, स्वीडन सब है। 10,000 मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। यूरोप का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज हो रहा है जिसका क्या नाम है, डिफेंडर 23। 2023 ईस्वी में हो रहा है, इसलिए 23 लगा हुआ है। डिफेंडर का मतलब होता है रक्षक, तो आपसे रक्षक 23 तो नहीं बोलेगा, इंग्लिश में ही बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश में ही नाम है उसका। डिफेंडर 23 क्या है, तो एयर एक्सरसाइज है यूरोप में नाटो का सबसे बड़ा आज तक का। ये एक न्यूज़ निकल कर आया है अपने बिहार से, इसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। बिहार गवर्नमेंट एक्सपेंड पुलिस नेटवर्क टू कर्ब स्पाइक इन साइबर क्राइम। देखिए हुआ क्या, बिहार के 2 लड़के गिरफ्तार किया गया। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कोविन का डेटा लीक हो गया था। कोविन जो पोर्टल है वैक्सीन वगैरह लगाने के लिए, उसका डेटा लीक हो गया था टेलीग्राम पर। टेलीग्राम बोट ने उसको लीक किया था। बोट क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है ऑटोमेटिक जो काम करता है, उसी को बोट कहा जाता है। तो ये 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया पटना से। इन दोनों पर आरोप लगा कि भाई तुम्ही ने सारा लीक किया, कोविन का सारा डेटा हैक किया तुमने पोर्टल को, बिहार सरकार के, मतलब भारत सरकार के। तो अब हमें क्या जानना है, तो देखिए बिहार में जुड़ा हुआ साइबर क्राइम को बढ़ा दिया गया, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट वगैरह को एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे लिए न्यूज़ क्या है, हमारे न्यूज़ है कि साइबर क्राइम क्या होता है, कौन कौन सी पहले उसके लिए चलाई गई हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ध्यान रखिएगा, अंत तक देखिएगा। साइबर अपराध क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपराध किए जाते हैं वो सभी साइबर अपराध के श्रेणी में आते हैं। अलग अलग घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है, वो आपने देखा ही होगा। भारत में CERT-IN, CERT, CERT-IN नामक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया करके एक जो विभाग है, ये आपका टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तहत आता है, IT मंत्रालय के तहत आता है, IT मंत्रालय के तहत आता है। और ये हमारे भारत में साइबर क्राइम से जुड़े हुए सबसे उच्च बॉडियों में से एक है, जो तुरंत रिस्पांस करती है, रोकती है इन सब चीज़ों को और इनके विरुद्ध काम करती है। CERT-IN का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने बताया भी है। देखिए वैश्विक पहले कौन कौन सी हैं, साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन है एक, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। ये क्या है, यह जुलाई 2004 को लागू हुआ था। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जांच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाकर इंटरनेट और कंप्यूटर संबंधी अपराध को संबोधित करने का प्रयास करती है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम भी है एक। यह इंटरनेट गवर्नेंस फोरम पर सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। UNGA संकल्प भी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का संकल्प भी है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वातावरण सुरक्षा के मुद्दों पर 2 प्रक्रियाओं की स्थापना की है। कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना की है, रूस द्वारा संकल्प के माध्यम से ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप,
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संकल्प के माध्यम से सरकारी विशेषज्ञ ग्रुप को स्थापित किया गया है। भारत में कौन कौन सी पहलें हैं भाई? तो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति 2020, यह अधिक कड़े ऑडिट के माध्यम से साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सुधार लाने की इच्छा रखता है। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि पैनल में शामिल साइबर ऑडिट अब कानूनी रूप से आवश्यक होने की तुलना में संगठनों की सुरक्षा सुविधाओं पर अधिक ध्यान देंगे। राष्ट्रीय महत्व सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत स्थापित NCIIPC महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण और प्रतिष्ठा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी है। व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए इसे वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। साइबर सुरक्षा भारत पहल इसे वर्ष 2018 में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों तथा सभी सरकारी विभागों के IT कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये सब मुख्य पहलें हैं जो भारत सरकार चलाती है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है IT एक्ट 2000, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। यह अधिनियम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डेटा एवं सूचना के उपयोग को नियंत्रित करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। भारत की कुछ पहलें हैं। सर्टीन के बारे में बता ही चुका हूँ। और भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन ये विधेयक अभी भी पारित नहीं हुआ, इसीलिए विधेयक नाम है इसका। पारित हो जाता तो अधिनियम नाम हो जाता है इसका। ये जिस दिन पारित हो जाएगा उसको भी देखेंगे। साइबर सुरक्षा संबंधी चीज़ों पर जो मैंने बता दिया है वो उसको आप ध्यान जरूर में रखिएगा। वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और क्या क्या चुनौतियाँ हैं वर्तमान के कुछ उदाहरण ध्यान में रखिएगा, जिसमें कोविन का जरूर ध्यान में रखिएगा। और आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं बिहार करंट वाले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच आप सभी का।